जय हिंद साथियों, KMIQ के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि साथियों आपको पता है, हमारा भारतीय संविधान का टॉपिक चल रहा था। साथियों, हमने भारतीय संविधान में संविधान का परिचय, बाद में अनुसूचियाँ और प्रस्तावना के बारे में पढ़ लिया है। आज हम संविधान का मुख्य टॉपिक, जो संविधान के 22 भाग हैं, उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। साथियों, ये 22 भागों में हमें जो 395 अनुच्छेद है ना, वो देखने को मिलेंगे। जो प्रारंभ में 22 भाग, जो 395 अनुच्छेद थे, उन्हें 22 भागों में बांटा गया था। साथियों, अभी हमें यही पता चलेगा, इन 395 अनुच्छेदों को हम इन 22 भागों में बांटेंगे। जैसे कि हम पहले भाग को देखते हैं, जिसमें हमें संघ और राज्य की जो व्यवस्था है उसके बारे में पता चलता है। जैसे कि आज किस प्रकार भारत इन राज्यों से मिलकर जुड़ा हुआ है, उस व्यवस्था के बारे में पता चलता है। इसके लिए अनुच्छेद 1 से 4 हमें हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं। तो आइए साथियों, हम अब प्रारंभ करते हैं हमारे अनुच्छेद, जिसमें हमारा पहले अनुच्छेद की बात करते हैं हम। पहला अनुच्छेद में हमें ये देखने को मिलता है कि संसद में, जैसे हम साथियों इसमें ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत एक राज्यों का संघ है, अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है। जैसे कि साथियों हमने अनुसूची 1 पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था कि भारत एक राज्यों का संघ है। ये हमने अनुसूची 1 में भी पढ़ लिया था, परंतु इसमें यहाँ पर ये बताया गया है कि भारत को कभी भी राज्य अलग देश नहीं बना सकते, अर्थात ये एक संघ है। संघ एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कभी भी कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। जैसे कि वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य हैं। ये 28 राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते भारत से। मतलब 28 राज्य में, जैसे कि आज हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान देख लीजिए, चाहे जम्मू कश्मीर लीजिए, कोई भी राज्य देख लीजिए, वह ऐसे नहीं कर सकता कि मैं अपना अलग देश बनाऊंगा। उन्हें भारत के साथ हमेशा जुड़ा रहना पड़ेगा। उसी व्यवस्था को हम संघीय व्यवस्था कहते हैं साथियों। मतलब कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकता है कोई भी राज्य। अनुच्छेद 1 से हमें ये व्यवस्था का पता चल गया है। और अब हम इसमें देखें तो साथियों, अनुच्छेद 1 से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बनता है। इससे हमें ये पता चलता है कि भारत के नामों का उल्लेख है। जैसे कि आज हम देखते हैं हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। अब काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है और एग्जामिनर ऐसे कन्फ्यूजन का काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाता है। एग्जामिनर क्या करता है, पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा भारत का नाम नहीं है, या ऐसे पूछ लेता है कि भारत का दूसरा नाम कौन सा संविधान में उल्लेखित है। तो लोग सोचते हैं हिंदुस्तान होगा, क्योंकि वो इंडिया तो सोचते नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कि भारत का ही इंग्लिश वर्जन है इंडिया। वो इंग्लिश वर्जन नहीं है, वह अलग नाम है। मतलब कि संविधान में 2 नामों का उल्लेख है। उल्लेख देखने को मिलता है। एक है भारत और दूसरा है इंडिया। दो ही नामों का उल्लेख है। अगर आपको पूछ ले कि भारत के कितने नामों का उल्लेख भारतीय संविधान में है, तो आपको बताना साथियों 2 नामों का उल्लेख, पहला भारत और दूसरा इंडिया। और ये हिंदुस्तान
भारतीय संविधान के अनुसार हमारे भारत का नाम नहीं है। हाँ, कई बार इसमें काफ़ी समय से क्वेश्चन वो देखने को मिलता है, वहाँ पर एग्जामिनर एक संघ भी नाम दे देता है और एक हिंदुस्तान। अब एग्जामिनर पूछता नहीं उनमें से कौन सा भारत का नाम नहीं है, तो वहाँ पर साथियों आपको हिंदुस्तान के साथ जाना है। अब आप सोचोगे कि सर ने तो यहाँ पर दो ही चीज़ें बताई है, भारत और इंडिया, ये संघीय क्यों नहीं है? तो साथियों यहाँ पर तो उल्लेख नहीं है, परंतु हम बात करते हैं जब अनुच्छेद 1 की, तो हम वहाँ पे देखा कि भारत एक राज्यों का संघ है। तो यहाँ से अब एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बनाने लग गया कि यहाँ पर एक ऑप्शन में संघ भी देने लग जाता है। तो साथियों आपको वहाँ पर घबराना नहीं है, जो हिंदुस्तान का ऑप्शन आए या अन्य कोई भी ऑप्शन आए उसके साथ आपको जाना है। तो इस प्रकार हमने अनुच्छेद 1 पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। दूसरा अनुच्छेद, दूसरे अनुच्छेद में भारत की बात की गई है कि जो संसद होती है कभी भी कोई अगर दूसरे देश का राज्य या देश भारत में मिलना चाहे तो संसद उसे मिला सकती है। किसी देश के राज्य या देश को भारत में मिला सकती है। संसद है जो कभी भी किसी भी देश के राज्य या उस देश जो भारत में मिलना चाहिए, संसद उसे अपने देश में मिला सकती है। तो साथियों ये देखने को हमें मिला 1974 में। 1974 में जो आज हम हमारा सिक्किम राज्य देखते हैं, 1974 से पहले सिक्किम हमारे देश का हिस्सा नहीं था, पर 1974 में सिक्किम जो राज्य है वह भारत में मिलना चाहता था। इसलिए हमारे संविधान में 35वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। ये बनाया गया 1974 की बात है। फिर 1975 में साथियों सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के तहत राज्य बना दिया गया। ये साथियों सिक्किम 1975 में 22वां राज्य बना था भारत का। अर्थात इससे हमें ये देखने को मिला कि आज हमारी संसद चाहे तो किसी भी देश के जैसे राज्य हैं या अगर कोई देश है जैसे कि मान लो आज बांग्लादेश या नेपाल हमारे देश से मिलना चाहे तो संसद उस देश को हमारे देश में मिला सकती है। साथियों पहले हमने इसे छह राज्य बनाया और बाद में राज्य बनाया था। इस छह राज्य बनाने के लिए अनुच्छेद 2 में अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया, मतलब कि पहले मूल संविधान में यह व्यवस्था नहीं थी कि छह राज्य बनाए, परंतु हम प्रारंभ में किसी भी देश अलग देश था एक सिक्किम, हम उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं, इसलिए उसे पहले छह राज्य बनाया गया था 1970 में। इसके लिए हमने एक संशोधन किया 35वें में ही और उसी के तहत ही ये अनुच्छेद
2 क जोड़ा था। काफी एग्जामों में देखने को मिलता है कि ये अनुच्छेद 2 क किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो हमें बताना है 35वें में। ये किसके लिए जोड़ा गया? सिक्किम राज्य को से राज्य बनाने के लिए। ये पढ़ लिया। अब साथियों हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 भी एक, अब साथियों सिक्किम आज हमारा राज्य है, अनुच्छेद 2 के तहत मैं आपको बताता हूँ। सिक्किम हमारा आज राज्य है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि नए राज्य का निर्माण अनुच्छेद 2 के तहत होता है। पर साथियों इसमें उन्हीं नए राज्यों का निर्माण होता है जो किसी अन्य देश से जुड़कर हमारे देश में जुड़े हों, न कि हमारे ही देश में किसी देश राज्य को काट पीट कर। अब हम जो बात करेंगे वो हमें अनुच्छेद 3 में देखा जाएगा। आप अनुच्छेद 3 पढ़ोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी जो मैं बता रहा हूँ साथियों। अनुच्छेद 3 में संसद कभी भी किसी भी राज्य की सीमा, क्षेत्र, नाम में परिवर्तन कर सकती है या बदल सकती है। संसद किसी भी क्षेत्र के नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। जैसे कि साथियों हमने कई बार देखा है, जैसे कि आज 29वां राज्य बना तेलंगाना, वह आंध्र प्रदेश है, उसे काटकर तेलंगाना बनाया गया था 29वां राज्य। इसी प्रकार हमने देखा था कि प्रयागराज है जो एक यूपी का जिला था, आज जो प्रयागराज है पहले उसका नाम इलाहाबाद था, परंतु संसद ने उसका नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया। अर्थात संसद के पास ये शक्ति होती है कि वह किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करके अलग राज्य बना सकती है, या उसका नाम परिवर्तन कर सकती है, या उसके क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है। उसमें राज्य उसका विरोध नहीं कर सकता, उसे संसद के साथ चलना होगा। मध्य प्रदेश, हम मध्य प्रदेश की बात करें तो साथियों 2000, ये बात है सन 2002 की। मध्य प्रदेश को हटाकर मध्य प्रदेश से एक राज्य बनाया गया, उसका नाम है छत्तीसगढ़। दो 2002 की बात है, 1 नवंबर 2002 को मध्य प्रदेश से घटाकर एक छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। इसी प्रकार बिहार से झारखंड राज्य बनाया गया। यह बात है 15 नवंबर 2000 की। और 2014 की बात करें तो यहां पर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बनाया गया, तो 2014 में बनाया गया था। इसी प्रकार कभी भी चाहे तो संसद किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये हमें अनुच्छेद 3 से देखने को मिलता है साथियों। सॉरी, तो साथियों यहाँ पर एक दो क्वेश्चन बनते हैं जो हमेशा एग्जाम में स्टूडेंट को कंफ्यूजन करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि नया राज्य कौन से अनुच्छेद के तहत बनता है। तो अब आप सोचोगे नया राज्य तो 2 के तहत भी बनाया था, अभी सर बता रहे थे, वो ये 3 के तहत भी बनता है। और लगभग कई बार एग्जामों में यही होता है कि वो दोनों देगा। अगर दोनों देगा तो आपको नया राज्य की बात करें तो आपको बताना है 3। अगर ऐसे बोले किसी अन्य देश से जोड़कर
कोई अन्य देश से क्षेत्र जोड़कर राज्य बनाया गया तो बात अनुच्छेद 2 करेंगे। अगर ऐसे अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर नहीं बताया कि अन्य देश से जोड़ा गया, अगर इतना ही बोले कि नया राज्य बनाने की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में, तो आपको करना है अनुच्छेद 3। ये चीज आपको साथियों ध्यान में रखना है। अब बात आती है अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4 में कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस अनुच्छेद 4 में यही कहा गया है कि अनुच्छेद 2 कि दूसरे अनुच्छेद व तीसरे अनुच्छेद को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। अब आप सोच रहे हो कि ये 368 अनुच्छेद क्या है, इसे क्यों बाहर रखा गया है? तो साथियों 368 अनुच्छेद के तहत ये बताया गया जैसे कि हम आज कोई संसद या हमारे देश में कोई नए कानून या कानून में संशोधन किया जाए या नया कानून बनाया जाए, तो साथियों लोकसभा राज्यसभा के पारित होने के बाद में अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर करता है तभी जाकर वह कानून बनता है। परंतु यहाँ पर हम अनुच्छेद 2 और 3 में जो बातें हमें बताई गई है, जिससे कि अनुच्छेद 2 में बताया गया था कोई अन्य देश से राज्य बनाए, अनुच्छेद 3 में हमारे देश में नाम परिवर्तन करे, तो इस व्यवस्था में राष्ट्रपति से हस्ताक्षर की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रपति की कोई जरूरत नहीं है। और अनुच्छेद 367 में यही बताया गया है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता है। तो साथियों इस प्रकार हमने अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़ लिया है। अब बात करते हैं हम अखंड भारत की, कि किस प्रकार अखंड भारत से हमारे भारत के टुकड़े हुए अगर हम 1893 से पहले की बात करें तो हमारे भारत का क्षेत्रफल काफी बड़ा था साथियों, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार ये सभी भारत के हिस्से थे। अर्थात भारत का क्षेत्रफल काफी बड़ा था। परंतु धीरे धीरे भारत में का विभाजन होता गया और इन्हीं के साथ साथ भारत टूटता गया। जैसे कि हमें भारत का पहला टुकड़ा, भारत के हम पहले टुकड़े की बात करें वह हमें 1893 को देखने को मिलता है। 1893 में देश अलग हुआ था। अफगानिस्तान देश अलग हुआ था। ये 1893 की बात है साथियों। इनके मध्य डूरंड रेखा खींची गई। जो वर्तमान में ये डूरंड रेखा हमें भारत और पाकिस्तान के मध्य देखने को मिलती है। हालांकि कुछ हिस्सा भारत से भी मिलता है, परंतु वो पीओके से मिलता है जो भी पाकिस्तान के अधीनस्थ है। अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए कि डूरंड रेखा किन दो देशों के मध्य लगती है, तो आपको बताना है वर्तमान के देखते हुए भारत और पाकिस्तान। अगर उस वहां पर अगर ये ऑप्शन दिया जाए भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो आपको वो करना है, या फिर आपको करना है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य डूरंड रेखा लगती है वर्तमान में। हालांकि ये पहले भारत से लगती थी, पर 1947 के बाद जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, उसके बाद में ये डूरंड रेखा पाकिस्तान से लगने के लग गई है। तो साथियों अगर भारत के पहले टुकड़े की, अखंड भारत का पहला टुकड़े की बात करें तो वो तो हुआ था 1893 में अफगानिस्तान के रूप में। तो आपको साथियों एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ये देखने को मिल सकता है कि भारत का पहला टुकड़ा कब हुआ? 1893 में। कौन सा देश भारत में सबसे पहले अखंड भारत से टूटकर अलग हुआ? तो अफगानिस्तान। और इनके वर्तमान में कौन सी रेखा इनके बीच खींची गई है? भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य, तो डूरंड। अब हम बात करें
दूसरे टुकड़े की, वह तो हुआ था 1935 में। 1935 में जो आज वर्तमान में हम देखते हैं वर्मा या म्यांमार, वर्मा देश, इसका नाम पहले वर्मा था, वर्तमान में इसे म्यांमार भी कहा जाता है, यह अलग हुआ था। वर्मा या म्यांमार 1935 से पहले हमारे ही देश का हिस्सा था, परंतु ये 1935 में हमारे देश से अलग हो गया था साथियों। म्यांमार। बाद में हम बात करें 1947। 1947 के साथियों आपको लगभग को पता है कि हमारे देश आज़ाद हुआ 1947 में, और उससे पहले पाकिस्तान अलग हुआ। पाकिस्तान 1947 में भारत से अलग हुआ। पाकिस्तान पहले दो भागों में था, पूर्वी पाकिस्तान और दक्षिणी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्व के पाकिस्तान की बात करें तो आज जो वर्तमान में बांग्लादेश है उसे पूर्व का पाकिस्तान कहा जाता था, और जो पाकिस्तान है उसे पश्चिम का पाकिस्तान कहा जाता था। परंतु 1992 में आपको पता है बांग्लादेश को आज़ाद हुआ था इंदिरा गांधी के समय, और बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद होकर एक अलग देश बना लिया था अपना। तो साथियों, अगर भारत के 3 टुकड़ों की बात करें तो हमने कर लिए, और आज आपको पता है भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है। जिसे 1947 में बनाया गया। अगर साथियों कई बार एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि डुरंड रेखा कब खींची गई, तो आपको बताना 1893। और जो पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान, आज बांग्लादेश है, उसके मध्य और भारत के मध्य शून्य रेखा है, अर्थात शून्य लाइन है। यह इनके मध्य एक 3 बीघा गलियारा की भी बात चलती है। तो आपको साथ ही वो भी याद रखना है कि बांग्लादेश और भारत के मध्य 3 बीघा गलियारा भी है। बांग्लादेश। तो साथियों, इस प्रकार मैंने आपको अखंड भारत के किस प्रकार हमारा भारत टूटकर अलग अलग देशों के रूप में टूटा मैंने बता दिया है। ये आपको याद भी रखना है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जामों में पूछा भी जाता है। अब हम बात करते हैं जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, किस प्रकार भारत का एकीकरण किया गया था। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तब भारत में 552 रियासत थी। साथियों, इन 552 रियासतों से मिलाकर एक देश बनाने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई। उन्होंने मिलकर लगभग पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया था। पर साथियों, यहां पर हमें 3 ऐसे रियासतें देखने को मिलती है जिन्होंने भारत के साथ मिलने में, हालांकि वो मिले बाद में, पर कुछ आनाकानियां की। उसमें पहला नाम आता है हैदराबाद। हैदराबाद को साथियों, हैदराबाद में वहां पर निजाम थे जो मुस्लिम थे, वह पाकिस्तान से मिलना चाहते थे, परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं चाहते थे कि हमारे भारत के बीच का एक ऐसा हिस्सा जो भारत के बीचों बीच में ही लगभग हैदराबाद है और वो पाकिस्तान के अंडर में होगा, तो हमें काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय में इसका घाटा हो सकता है। इसलिए वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में पोलो ऑपरेशन आपको साथियों एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये पोलो ऑपरेशन कब किया था? तो 1848 में।
पोलो ऑपरेशन किसके लिए किया गया था? हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए। ये पोलो ऑपरेशन क्या था? तो साथियों पोलो ऑपरेशन ये था कि भारत में जो आर्मी थी उसे पुलिस की वर्दी पहनाकर हैदराबाद में भेज दिया गया और जो विरोध कर रहे थे उन्हें खदेड़ कर जबरदस्ती कह सकते हैं हम हैदराबाद को भारत में मिला लिया था। अब दूसरा बात होती है तो साथियों में देखने को मिलता है जूनागढ़। जूनागढ़ तो साथियों ये जूनागढ़ एक वर्तमान में जो गुजरात का हिस्सा है। गुजरात का हिस्सा है। तो साथियों ये चाहता था कि हम पाकिस्तान में मिले, परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जनसंग्रह अर्थात जनता का संग्रह लेकर जनता को अपने साथ कर जूनागढ़ को भारत में मिला लिया था। उन्हें मजबूर कर दिया कि आप भारत में मिले, उनके राजा को भारत में विलीन होने के लिए मजबूर कर दिया और जूनागढ़ आज भारत का हिस्सा है। अब साथियों सबसे ज़्यादा हम जोर की बात करें तो हमें यहाँ पर आया था जाकर जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर न तो भारत में मिलना चाहता था और न ही पाकिस्तान में। वह चाहता था कि हम अलग देश बनाएं। परंतु आज अगर जम्मू कश्मीर हमारे भारत का हिस्सा है तो साथियों उसमें भारत से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान ने 1947 में ही जब जम्मू कश्मीर ने यह निर्णय ले लिया कि हम अलग देश बनाएंगे तो वहाँ पर आतंकवादियों को भेज दिया और उन आतंकवादियों के हमले से उस समय वहाँ के राजा थे हरि सिंह, जो जम्मू कश्मीर के राजा थे। इन्होंने जब वो आतंकवादियों ने वहाँ पर हमला किया तो हरि सिंह ने भारत में आकर दिल्ली आकर हस्ताक्षर कर दिए, विलेय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जो किए थे 26 अक्टूबर 1947। अर्थात आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि जम्मू कश्मीर भारत में कब मिला, तो हम कह सकते हैं 26 अक्टूबर 1947 में। और आतंकवादी हमला करने का हरि सिंह ने आकर यहाँ पर हस्ताक्षर कर दिए और उसी हस्ताक्षर के तहत जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। हालांकि कुछ क्षेत्र उस समय पाकिस्तान ने उस पर अधिकार कर लिया था, परंतु बाद में आर्मी ने जाकर उसे कवर किया जितने क्षेत्र बचा। और जो क्षेत्र आज हम देखते हैं कि पीओके जो पाकिस्तान के अतिरिक्त है वो इसी समय पाकिस्तान की जो आतंकवादी और सेना ने मिलकर भारत से छीना था हम कह सकते हैं, या भारत को जम्मू कश्मीर एक तरीके से दे ही दिया था तो उन तोपों में। साथियों मैं बात बताना भूल गया था, जब 1947 में भारत आज़ाद होने की बात हो रही थी तो भारत और पाकिस्तान को तो अलग कर ही दिया था, परंतु जो रियासतें थी उन्हें यह कहा गया कि अंग्रेजों द्वारा कि या तो आप भारत में मिल जाएं या पाकिस्तान में। या अलग देश बना ले। ये 3 शर्तें उनके सामने रखी गई और उसी के तहत लगभग रियासतें भारत में और पाकिस्तान में मिल चुकी थी। ये 3 रियासतें थी जिन्होंने आनाकानियां की। बाद में इन तीनों रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में मिला लिया था। साथियों इस प्रकार जाकर हमारे भारत में विलीन हुआ। तो साथियों प्रारंभ में हमें देखने को मिलता है कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हम ABCD की जो रियासतें थी उन्हें ABC डी के आधार पर बांटा गया था इन रियासतों को।
इस प्रकार साथियों हमें देखने को मिलता है कि एस के धर समिति इसे 1948 में बनाया गया। साथियों इसे भाषाई आधार पर राज्य बनाने के लिए ही बनाया गया था, परंतु इसने भाषाई आधार पर राज्य न बनाकर इसका विरोध किया कि भाषाई आधार पर राज्य नहीं होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो साथियों इनका विरोध काफी हद तक सही भी था कि ये नहीं चाहते थे कि हर भाषाई आधार पर राज्य बन जाए। जैसे कि आज अगर भाषाई आधार पर राज्य अलग अलग बन जाएंगे तो प्रॉब्लम ये होगी, इस प्रकार पाकिस्तान जो मुस्लिम कंट्री पर अलग देश की मांग की, इसी प्रकार अन्य देश भी अन्य जो एकत्रित हो जाएंगे लोग भाषाई आधार पर, वो अलग देश की मांग करेंगे। इसको देखते हुए भाषाई आधार पर विरोध किया। इसके बाद में एक समिति और देखने को मिलती है साथियों में, जेवीपी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और एक पत्ता भी थे। तो 3 सदस्य थे। इनकी उपस्थिति में एक समिति बनाई गई, परंतु इस समिति ने भी भाषा के आधार पर विरोध किया। अब साथियों सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी जाए तो हमें 1952 में देखने को मिलती है। 1952 में जो आंध्र प्रदेश राज्य है, वहां पर एक व्यक्ति थे, उनका नाम था रामलू। ये भूख हड़ताल पर बैठ गए कि भाषाई आधार पर राज्य बनाइए। लगभग 56 दिनों तक ये भूख हड़ताल पर रहे। इसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के कारण वहां पर बहुत ज्यादा विरोध होने लग गया साथियों। और उसी विरोध के कारण बाद में जाकर 1953 1 अक्टूबर 1953 को एक फजल अली समिति बनाई गई। फजल अली समिति बनाएगी साथियों। इस फजल अली समिति ने 1956 में अपनी रिपोर्ट देते हुए प्रथम भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया। इसकी रिपोर्ट के अनुसार ही 1956 में प्रथम भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश। ये राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत प्रथम भाषाई आधार पर राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया था साथियों पहले एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछता था कि 1956 में पहला भाषाई आधार पर राज्य कौन सा बनाया गया, तो आंध्र प्रदेश। पर आज कल जो एग्जाम में देखने को मिलता है वह फजल अली समिति को बहुत ज्यादा पूछता है कि कौन सी समिति ने 1956 में आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य बनाने में अहम भूमिका रही, या किस सिफारिश पर बनाया गया। तो मैं बताना है फजल अली समिति साथियों। और इसी अवस्था के अनुसार 1956 में जाकर अब जो हम पढ़ते हैं मूल संविधान में हमें 14 राज्य और 6 यूटी देखने को मिलते हैं अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। ये 1956 में ही बनाए गए थे। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था जो ABCD रियासतों में बांट दिया गया था।
जो महत्वपूर्ण शक्तिशाली रियासतें थी उन्हें ए में, फिर बी में, फिर सी में, फिर डी में, इस प्रकार रियासतों में बांट दिया गया था। परंतु 1956 में फजल अली समिति की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश को पहला भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया और बाद में 14 राज्य अक्षय यूटी बना दिए गए। अगर आपको पूछ रहे वर्तमान में देखा जाए तो साथियों में मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार, 28 राज्य हैं और 7 यूटी हैं, सॉरी 8 यूटी है। साथियों अगर आपको पूछ ले कि 29वां भारत का राज्य कौन सा है, तो आप सोचेंगे कि वर्तमान में तो 28 राज्य ही हैं, ये 29वें राज्य की बात क्यों कर रहे हैं। तो 29 राज्य थे हमारे, वो है तेलंगाना। परंतु साथियों आपको पता ही है थोड़े दिन पहले जो हमारा राज्य जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर उसे यूटी बना दिया गया, 2 यूटी बना दी गई। पहले 7 यूटी थी, फिर 9 यूटी हो गई थी।